हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज सर्कुलर मोशन। लास्ट क्लास में हमने वर्क एनर्जी एंड पावर का थियरी क्लास एज वेल एज असाइनमेंट क्लास खत्म किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो जो आज का चैप्टर है सर्कुलर मोशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्रेंस में इसके काफ़ी क्वेश्चंस देखे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है फॉर द एंट्रेंस पर्पज ऑफ यू लाइक JEE नीट एंड MST CT। इसके लिए इस चैप्टर को हम बहुत डीप स्टडी करेंगे। तो आप प्लीज ये सर्कुलर मोशन की सीरीज के साथ बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन की कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में, तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। अ पार्टिकल विच परफॉर्म्स मोशन अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट पार्टिकल इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। मतलब मान लो कोई पार्टिकल है जो अपनी मोशन बना रहा है। कैसे बना रहा है अपनी मोशन? अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जैसे कि मतलब मान लो ये एक पार्टिकल है, दिस इज वन पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस वे। ये पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है लाइक दिस। दिस पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस वे। ये पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है लाइक दिस। सो दिस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल दिख रहा है आपको, ये जो पार्टिकल है ये कौन सी मोशन में है? इस पार्टिकल को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन में है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यह पार्टिकल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे घूम रहा है। ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ना, ये जो पार्टिकल है ये अपनी मोशन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे बना रहा है। तो इसके लिए इस पार्टिकल को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, अगर ये पार्टिकल लाइक दिस, इफ दिस इज अ पार्टिकल, ये अपनी जगह पे अगर ऐसे रोटेट कर रहा है लाइक कर दिस वे, ये पार्टिकल अगर कुछ इस तरीके से घूम रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये अपनी जगह पे घूमना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड द रोटेशनल मोशन। हालांकि रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन में आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा इन दैट चैप्टर जब हम रोटेशनल मोशन करेंगे। तो फिलहाल सर्कुलर मोशन की एक ही डेफिनेशन हम मान के चलेंगे, जो पार्टिकल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे घूम रहा है, दैट पार्टिकल इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। There are many examples. You can say that electron revolving around the nucleus in an orbit, circular orbits. तो इलेक्ट्रॉन कौन सी मोशन बना रहा है? सर्कुलर मोशन बना रहा है। लाइक सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो जो सैटेलाइट्स है वो अर्थ के अराउंड कौन सी मोशन बना रहे हैं? सर्कुलर मोशन बना रहे हैं। There are the many examples. I'll give you one more example. For example, मतलब मान लो दैट देर इज अ क्लॉक एट योर प्लेस। ये क्लॉक है हमारे घर पे जो घड़ी होती है। दिस इज 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो ये जो क्लॉक का आप सेकेंड हैंड देख लो, दिस इज द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। ओके, ऐसा कुछ होता है सेकेंड हैंड। तो जब इस सेकेंड हैंड के टॉप पार्ट को देखोगे, सिर्फ टॉप पार्ट पे ऑब्जर्व करो, सिर्फ टॉप पार्ट पे ऑब्जर्व करो। तो क्लास जब आप इस टॉप पार्ट को देखोगे सेकेंड हैंड का, तो ये जो सेकेंड हैंड का टॉप पार्ट है ये कौन सा मोशन बनाएगा? सर्कुलर मोशन। सिर्फ टॉप पार्ट को देखो। करेक्ट। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। नाउ क्लास आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। जो हमारे घर पे फैन होता है, सपोज दिस इज अ फैन एंड दिस आर द ब्लेड्स ऑफ अ फैन लाइक दिस। ये फैन की ब्लेड्स है लाइक दिस। आई थिंक ये बड़ा बन गया। ओके, सो दिस आर द ब्लेड्स ऑफ अ फैन। तो जब आप ब्लेड के सिर्फ टॉप पार्ट को देखोगे, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को देखोगे, तो ये जो टॉप पार्ट है ये कौन सी मोशन बनाएगा? सर्कुलर मोशन बनाएगा लाइक दिस, है ना। हम साइड व्यू देख रहे हैं, जब हम बॉटम से देखेंगे इसको, तो फैन का जो मिडल पोर्शन है वो आपको ऐसे दिखेगा और जो ब्लेड्स है वो आपको ऐसे दिखाई देगी लाइक दिस। सिर्फ ब्लेड का टॉप पार्ट देखोगे तो ये जो टॉप पार्ट है ये आपका एक सर्कुलर मोशन बनाएगा। यू कैन ऑब्जर्व, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दिस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। करेक्ट। ओके, सो नाउ अभी कुछ सर्कुलर मोशन के पैरामीटर्स देखेंगे हम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सर्कुलर मोशन। कुछ पैरामीटर्स हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर है रेडियस फैक्टर। यस, यहाँ पर रेडियस को वेक्टर माना जाएगा। करेक्ट। सो रेडियस वेक्टर। अब रेडियस वेक्टर होता क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? लेट्स सी द प्रॉपर डेफिनेशन। अ वेक्टर लाइन drawn from center of circle from center of circle to the particle to the particle which is performing circular motion, which is performing circular motion, which is performing circular motion. Okay, so this is the proper definition for the radius vector. एक ऐसी वेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर ऑफ सर्कल से स्टार्ट होगी लेकिन कहां पर जाके खत्म होगी? पार्टिकल पर जाकर खत्म होगी।
So let's try to understand class. Now suppose this is a circle, ये इस circle का center है and this circle is performing a circular motion in anti-clockwise sense. See, this is known as anti-clockwise. Anti-clockwise मतलब क्या क्या होता है? See, clockwise में जो हमारा second hand होता है, minute hand होता है, they are rotating in this way. वो ऐसे move करते हैं. लेकिन anti-clockwise का मतलब उनके opposite direction में move करना. ओके तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना. सो सी हियर, अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन बना रहा है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं या काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, इट डिपेंड्स. सो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वी लेट्स से सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, करेक्ट. ओके, राइट नाउ पार्टिकल इज एट दिस पोजिशन एट टाइम t1. एक इंस्टेंट होगा जब पार्टिकल आपका इस पोजीशन पे होगा. लेट्स से दिस इज पोजीशन ए ऑफ द पार्टिकल. तो जब पार्टिकल यहां पर है, सो व्हाट इज द रेडियस वेक्टर इन दिस केस? रेडियस वेक्टर क्या है? वेक्टर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पार्टिकल. मतलब हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो सेंटर से स्टार्ट होगी और पार्टिकल पर जाकर खत्म होगी. लाइक दिस सेंटर से स्टार्ट हुई, पार्टिकल पर जाकर खत्म हुई, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन बना रहा है ना. सो ये लाइन पे जो एरो आएगा दैट इज एरो इन दिस डायरेक्शन. क्यों एरो इस डायरेक्शन में? क्योंकि हमने लाइन को ओ से ए ड्रॉ किया है, ए से ओ ड्रॉ नहीं किया. करेक्ट, लाइन को हमने ओ से ए ड्रॉ किया है, इसी को तो हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर. अ वेक्टर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. करेक्ट. सो दिस इज माय रेडियस वेक्टर. आई विल से दैट दिस इज द रेडियस वेक्टर r1 बार. इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अभी मतलब मान लो कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल यहां पर आ गया, पोजीशन बी पे आ गया. करेक्ट, ये पार्टिकल कहां पर आ गया? पोजीशन बी पे आ गया. सो इस पॉइंट पे तो तभी रेडियस वेक्टर क्या होगा? अगेन द सेम थिंग ओनली. जहां पर पार्टिकल है और जहां पर सेंटर है, सेंटर से एक ऐसी लाइन बनाओ जो जाके सीधा पार्टिकल को टच हो. लाइक दिस. सेंटर से हम एक वेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे जो पार्टिकल को टच होगी. दिस इज r2 बार. दिस इज r2 बार. करेक्ट. तो इसी को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर. क्लियर क्लास? ओके, नाउ समटाइम्स क्वेश्चन आस्क इज r1 बार इज इक्वल्स टू r2 बार. ये क्वेश्चन सोचिए, क्या r1 बार और r2 बार इक्वल है? सो आंसर इज नो, दे आर नॉट इक्वल. अब क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि हमने जब स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि किसी भी दो वेक्टर्स को अगर इक्वल बोलना है तो उन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए. तो यहां पर हमें पता है कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन मानेगा तो रेडियस की मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाली है, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होगा. ठीक है, अगर यहाँ पर 2 मीटर है तो यहाँ पर भी रेडियस की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर होगी. लेकिन क्लास ये एज यू कैन सी यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गया. जब पार्टिकल ए पे था तो डायरेक्शन इज टूवर्ड्स राइट. जब पार्टिकल बी पे आ गया तब डायरेक्शन देखो r2 बार, दिस डायरेक्शन. यहाँ पर पार्टिकल्स अपनी डायरेक्शन, जो रेडियस वेक्टर है वो अपनी डायरेक्शन घड़ी घड़ी चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होगा. r1 बार इज नॉट इक्वल्स टू r2 बार. सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे r1 बार इज नॉट इक्वल्स टू r2 बार. रीजन भी दे देंगे, एज डायरेक्शन इज नॉट सेम. एज डायरेक्शन इज नॉट सेम, डायरेक्शन सेम नहीं है. तो कभी भी याद रखो, कोई अगर पूछा कि पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन बना रहा है तो क्या उसकी रेडियस वेक्टर सेम होती है, तो आंसर है नहीं, रेडियस वेक्टर सेम नहीं होती. अगर कोई पूछा क्या रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो आंसर है हाँ, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना. क्या मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस होगा? नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा रेडियस वेक्टर का. जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड 2 मीटर है वो यहाँ पर 2 मीटर ही रहने वाला है, चेंज थोड़ा ही होने वाला है. करेक्ट. तो रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, रेडियस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता. करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस वेक्टर. ये क्या है? अभी हमने ये पूरा का पूरा क्या किसको एनालाइज किया? रेडियस वेक्टर को एनालाइज किया. अभी हम बात करेंगे द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज एंगुलर पोजीशन. द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज एंगुलर पोजीशन. The definition for the angular position: the angle made by radius vector, the angle made by radius vector at origin with respect to reference line, with respect to reference line is called angular position. इसी को हम एंगुलर पोजीशन कहते हैं.
करेक्ट। क्या है इसका मतलब, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एंगुलर पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन बनानी पड़ती है। तो मतलब मान लो ये रेफरेंस लाइन है आपका, ठीक है, दिस इज द रेफरेंस लाइन। आई राइट डाउन ओवर हियर दैट दिस इज योर रेफरेंस लाइन एंड दिस इज ओरिजिन। करेक्ट। जब पार्टिकल ए से बी की तरफ आ रहा है, सर्कुलर मोशन बना रहा है, ओके, ए से बी की तरफ आ रहा है, द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे रेडियस वेक्टर ने कुछ एंगल बनाया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल लाइक दिस, ये वाले एंगल की बात कर। ओके, सो लेट्स से ये एंगल है आपका थीटा, लेट्स से ये एंगल आपका है थीटा, ठीक है। द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर एट ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से ही इस एंगल को मेजर किया जाएगा, रेफरेंस लाइन से ही इस एंगल को मेजर किया जाएगा। और ये एंगल कहां पर बन रहा है, ओरिजिन पे बन रहा है। ओके, तो इस पार्टिकल बी का अगर पूछा गया व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन व्हेन द पार्टिकल इज एट पोजीशन बी, सो एंगुलर पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल इज थीटा, वी कैन से दैट एंगुलर पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल इज थीटा। करेक्ट। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर पोजीशन। लेट्स डू वन प्रॉब्लम ऑन द एंगुलर पोजीशन, एक प्रॉब्लम करते हैं हम एंगुलर पोजीशन पे, जिससे आपको चीजें क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज दिस इज अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन बना रहा है, और बोला गया ये आपका रेफरेंस लाइन है लाइक दिस, ये आपका रेफरेंस लाइन है, एंड राइट नाउ द पार्टिकल इज एट दिस पोजीशन, लेट्स से दिस इज पोजीशन ए, ओके, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज योर रेडियस वेक्टर, करेक्ट, दिस इज योर रेडियस वेक्टर। सो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है, इन्होंने बोला है दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अगर हमें बोला गया है फाइंड आउट करो व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए, तो हम क्या बोलेंगे, दैट एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना, दिया हुआ एंगल 60 डिग्री उसका एंगुलर पोजीशन हो गया। लेकिन क्लास रिमेंबर वन थिंग, एंगल को हम एंगुलर पोजीशन हम पॉजिटिव में भी बता सकते हैं और नेगेटिव में भी बता सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। अगर रेफरेंस लाइन से रेडियस वेक्टर तक का जो एंगल होता है, अगर हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लिया तो हमें यहाँ पर एंगल पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रेफरेंस लाइन से रेडियस वेक्टर तक अगर हमने क्लॉकवाइज मेजर किया, रेफरेंस लाइन से रेडियस वेक्टर तक अगर हमने क्लॉकवाइज मेजर किया, तो एंगुलर पोजीशन को हम माइनस लेके, so angular position of particle in this case, angular position of particle is equals to 300 degree but in negative sign। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जो एंगल है उसको क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, करेक्ट, एंड पॉजिटिव का मतलब जो एंगल है उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। एंगुलर पोजीशन में क्लास एक चीज याद रखना, जो एंगल मेजर होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम रेफरेंस लाइन, ओके, और कहां पर जाके खत्म होगा, रेडियस वेक्टर पे खत्म होगा। देखो यहाँ पर रेफरेंस लाइन से एंगल हमने मेजर करना चालू किया था और कहां पर जाके खत्म हुआ, रेफरेंस लाइन पे और रेडियस वेक्टर पे, करेक्ट। यहाँ पर भी जब हम क्लॉकवाइज इसको मेजर कर रहे हैं, रेफरेंस लाइन से स्टार्ट हुआ और कहां पर खत्म हुआ, रेडियस वेक्टर पे जाके खत्म हुआ, करेक्ट। एंगुलर पोजीशन में जब हम एंगल मेजर करते हैं, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन से एंगल को स्टार्ट करना है और रेडियस वेक्टर तक लेके जाना है। तो जो एंगल होती है वो ही आपका एंगुलर पोजीशन है। चाहे आप क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव साइन लेना है, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव साइन लेना है, करेक्ट। सो दीस आर द सम पैरामीटर्स। अभी तक सारे पैरामीटर्स खत्म नहीं हुए, कुछ पैरामीटर्स बाकी है। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस पार्ट, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस। So now it's time to move to the next parameter that is angular displacement। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे डायग्राम्स बना के रखे हैं क्योंकि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही डीप में स्टडी करने वाले हैं, ओके। सो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। द एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा, दैट एंगल, जो भी एंगल रेडियस वेक्टर कुछ गिवन टाइम पे बनाएगा, कहाँ पर बनाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल पे बनाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। सो लेट्स से यहाँ पर डायग्राम में राइट नाउ पार्टिकल इज एट पोजीशन ए, पार्टिकल कहीं यहाँ पर कहीं पे है, दिस इज पोजीशन ए,
this is the center of the circle, let's say this is O, and this particle is performing a circular motion in anti-clockwise direction. तो जब पार्टिकल पोजीशन A पे है तो यहाँ पर पार्टिकल का ये रेडियस वेक्टर हो गया r1 बार एट टाइम t1 पे r1 बार इज द रेडियस वेक्टर. कुछ टाइम के बाद पार्टिकल पोजीशन B पे आ जाएगा. When the particle reaches at position B, so now this is the radius vector r2 bar at time t2. चलो बढ़िया. So the angle described by the radius vector, इस radius vector ने जो एंगल बनाया है कहाँ पर बनाया है? At the center of the circle. कहाँ पर बनाया वो एंगल? सर्कल की सेंटर पे. That angle is called the angular displacement. इसी एंगल को हम बोलेंगे angular displacement. करेक्ट. एंगुलर पोजीशन क्लास अलग होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग होता है. ओके, एंगुलर पोजीशन में क्या होता है? एक रेफरेंस लाइन से ही सबकी एंगल मेजर करते हैं, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है. पार्टिकल अगर इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है, फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एंगल होगा उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में, ठीक है. तो ये होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, जैसे कि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट में. सपोज ये यहाँ पर A से B, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क S, मतलब मान लो ये एक लेंथ ऑफ आर्क है S. करेक्ट. ओके, नाउ क्लास लिसन केयरफुली व्हाट आई वांट टू से. we will try to find out, we will try to establish a relation between angle and the length of arc S. हम इसके बीच का एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे. क्लियर. नाउ क्लास, उससे पहले हमें एक चीज समझना है. क्या समझना है? कि ये जो थीटा है, ये थीटा किस में मेजर होगा? थीटा इज मेजर्ड इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस. डिग्रीज में भी आप मेजर कर सकते हो इसको, रेडियंस में भी मेजर कर सकते हो, बट फिजिक्स में हम लोग मोस्टली इसको रेडियंस में ही रखेंगे. करेक्ट. ओके, नाउ सी हियर, इफ अ पार्टिकल, जैसे कि पार्टिकल पोजीशन ए पे है, इसने कंप्लीट सर्कुलर मोशन बना दिया. ओके, फॉर वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन एंगल कितना बनेगा? फॉर वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन एंगल विल बी 2 पाई. यस, है ना. 2 पाई मींस 360 डिग्री. एंगल कितना बना दिया इसने? 2 पाई बना दिया. तो वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन में जो लेंथ ऑफ आर्क कवर होगा, फॉर वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन लेंथ ऑफ आर्क जो कवर होगा, दैट इज नथिंग बट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना. एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर. दिस इज लेंथ ऑफ आर्क एस. करेक्ट. चलो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है. सो माय क्वेश्चन इज टू यू, मुझे बताओ यहाँ पर, इफ यहाँ पर पार्टिकल जब पोजीशन ए से बी पे आएगा तो एंगल कितना है? थीटा. थीटा एंगल में कितना लेंथ ऑफ आर्क कवर हुआ है? एस. सो आई विल राइट डाउन दैट थीटा में कितना लेंथ ऑफ आर्क कवर हुआ है? एस. सो व्हाट आई विल डू, using the unitary method we will try to solve this equation. We will do the cross multiplication of this two part. So 2 pi s is equals to 2 pi r theta. So 2 pi and 2 pi get cancelled, so we got the relation s is equals to r theta. S is equals to r theta, ये हमें एक रिलेशन मिला. आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा दैट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. करेक्ट. तो ये एक फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क दैट इज थीटा एंड सॉरी एस, नॉट थीटा, लेंथ ऑफ आर्क एस एंड रेडियस इज आर. तो ये आपने फॉर्मूला मैथमेटिक्स में देखा होगा, कुछ नया नहीं है फिजिक्स में, ठीक है. नाउ क्लास रिमेंबर वन थिंग, चलो ये सब चीजें हमने रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर दिया है बिटवीन द थीटा एंड द लेंथ ऑफ आर्क. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो एंगल है. हमने ये भी देख लिया कि एंगल जो है इट इज मेजर्ड इन रेडियंस और डिग्रीज. नाउ द क्वेश्चन इज, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है. क्लियर. क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो हमने देखा है वो वेक्टर क्वांटिटी है. सो द क्वेश्चन अराइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर या वेक्टर. सो उसी क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सारे डायग्राम्स बनाए. अगर मैं कहूँ फिजिक्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तब उसको वेक्टर बोला जाएगा, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा तब उसको स्केलर बोला जाता है. सो दैट्स द कंफ्यूजन अराइज, और इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम्स. करेक्ट. ओके, हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे यहाँ पर, और आपको मैं क्लियर पिक्चर दूंगा कि क्यों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब छोटा होता है तब उनको वेक्टर बोला जाता है, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है तब उनको स्केलर बोला जाता है. ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक बुक ले रहा हूँ. सपोज दिस इज अ बुक आई हैव, ये एक बुक है, ओके, मैथमेटिक्स का,
ठीक है, इसके लिए मैंने मैथ्स बुक लिखा है यहाँ पर। सो दिस इज अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स। इस बुक को हम 3 तरीके से रोटेट कर सकते हैं। वन, इफ माई एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एक्स एक्सिस, अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये बुक ऐसे रोटेट होने वाली है, लाइक दिस, अबाउट दिस लाइन, अबाउट दिस लाइन, द बुक विल रोटेट अबाउट दिस लाइन, तो बुक ऐसे रोटेट होगी क्लास। आई होप आपको दिख रहा होगा, बुक विल रोटेट लाइक दिस, करेक्ट। इफ दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन, वाई एक्सिस, मतलब ये वाली लाइन अगर मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाती है वाई एक्सिस, सो द बुक विल रोटेट लाइक दिस, बुक ऐसे रोटेट करेगी लाइक दिस, करेक्ट। ओके, नाउ इफ माई एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का मतलब ये जो बोर्ड के बाहर आ रहा है, जो बोर्ड के बाहर आ रहा है, जो बोर्ड के बाहर आ रहा है, तो अगर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ जो बोर्ड के बाहर आ रहा है, सो बुक विल रोटेट लाइक दिस, बुक ऐसे रोटेट करेगी लाइक दिस, करेक्ट। तो ये मैंने आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन समझाया कि हम बुक को कितने तरीके से रोटेट कर सकते हैं। हम बुक को 3 तरीके से रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक क्लियर पिक्चर ले रहे हैं। नाउ क्लास लिसन केयरफुली व्हाट आई वांट टू से। मैथ्स में अभी यहाँ पर दिस रेड लाइन इंडिकेट्स कि हम बुक को जेड एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। ओके, ये जो रेड मार्कर से मैंने बनाया ना, इसका मतलब क्या हुआ, बुक को हम जेड एक्सिस से रोटेट कर रहे हैं। तो ये आपको मैथमेटिक्स दिख रहा है, तो ये आपको मैथमेटिक्स दिख रहा है। तो अभी बुक को हम क्या करेंगे, जेड एक्सिस पे रोटेट करेंगे। दिस इज माई जेड एक्सिस, दिस इज माई जेड एक्सिस। तो ये बुक को अभी हम जेड एक्सिस पे रोटेट करेंगे, करेक्ट। तो ये बुक को जैसे आपने जेड एक्सिस पे रोटेट कर दिया लाइक दिस, तो अभी आपको कुछ सेकेंड फिगर दिख रहा होगा लाइक दिस। अभी देखो मैथ्स ऐसे हो गया, क्लियर, ऐसा सेकेंड फिगर दिख रहा होगा। अभी हम क्या करेंगे, इस बुक को एक्स एक्सिस पे रोटेट करेंगे। नाउ दिस इज माई एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज माई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो बुक को जब मैंने एक्स एक्सिस पे रोटेट कर दिया लाइक दिस, तो देखो ये जो मैथ्स वाला पार्ट था ये नीचे आ गया, करेक्ट। मैथ्स वाला जो पार्ट था वो कहां पर आ गया, नीचे आ गया लाइक दिस। बुक को एक्स एक्सिस पे रोटेट किया। नाउ क्लास लिसन केयरफुली, जब बुक को मैंने ऐसे रोटेट किया फिर ऐसे रोटेट किया, सो यहाँ पर लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ए बार एंड दिस इज अ वेक्टर बी बार। तो हमने क्या निकाला, ए बार और बी बार। इस बुक में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने कितना दिया, लेट्स से ए बार प्लस बी बार, लेट्स से मैंने कहा, ओके फाइन। चलो अब ये चीज तो हो गई, हमें पता है वेक्टर्स क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू बी बार प्लस ए बार, करेक्ट। फिर से बोल रहा हूँ, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू बी बार प्लस ए बार। अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, दैट्स द रूल, करेक्ट। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज। चलो ए बार प्लस बी बार कर दिया, अब इसका उल्टा करेंगे, दैट इज बी बार प्लस ए बार। ओके, तो इसका उल्टा देखो मैंने यहाँ पर किया। पहले हम किस पे रोटेट कर रहे थे, जेड एक्सिस पे रोटेट कर रहे थे, फिर हम एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहे थे, अभी उल्टा करेंगे, एक्स एक्सिस पे पहले करेंगे फिर जेड एक्सिस पे करेंगे, करेक्ट। ओके, नाउ क्लास लिसन केयरफुली। अभी फिर से आपकी बुक की मैंने ये पोजीशन ले ली, दिस इज द मैथ्स जो आपको सामने दिख रहा है। ओके, अभी इसको हम एक्स एक्सिस पे रोटेट करेंगे। एक्स एक्सिस मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ओके। तो इसको जब मैंने एक्स एक्सिस पे रोटेट कर दिया लाइक दिस, तो आपका जो मैथ्स वाला पार्ट था, मैथ्स वाला पार्ट था वो नीचे आ गया, सी लाइक दिस, ऐसे हो गया अभी, करेक्ट। ओके, अभी हम इसको क्या करेंगे, जेड एक्सिस पे रोटेट करेंगे। दिस इज योर जेड एक्सिस, करेक्ट, दिस इज योर जेड एक्सिस, है ना, ये आपका जेड एक्सिस है। तो मैं इसको जेड एक्सिस पे रोटेट करूंगा, करेक्ट। हम किस पे रोटेट करेंगे बच्चों, इसको जेड एक्सिस पे रोटेट करेंगे। तो जेड एक्सिस पे हम इसको रोटेट करेंगे लाइक दिस। तो एज यू कैन सी मैथ्स वाला जो पार्ट था वो मेरी तरफ आ गया, करेक्ट। मैथ्स वाला जो पार्ट था वो किसकी तरफ आ गया, मेरी तरफ आ गया। जबकि फर्स्ट केस में मैथ्स वाला पार्ट कहाँ था, नीचे की तरफ था, लेकिन इस केस में मैथ्स वाला पार्ट था वो मेरी तरफ आ गया। आर यू रेडी व्हाट आई वांट टू से, करेक्ट। तो इस तरीके से हम क्या, इससे क्या समझ में आता है, दैट ए बार प्लस बी बार इज नॉट इक्वल्स टू बी बार प्लस ए बार। क्योंकि अगर ये इक्वल होता तो दोनों केसेस में जो मैथ्स वाला पार्ट है वो कहाँ पर आता, नीचे आता। अगर यहाँ पर ये नीचे ऐसे है, तो यहाँ पर भी ये नीचे ऐसे होना चाहिए था, है ना। तो ऐसा है क्या, नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखा मैथ्स वाला पार्ट ऐसा है, फिर बुक को हमने ऐसे घुमाया फिर ऐसे घुमाया, तो ये मैथ्स वाला पार्ट नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पर ऐसे था, तो बुक को मैंने फिर ऐसे घुमाया फिर ऐसे घुमाया, तो मैथ्स वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। मतलब जो मैथ्स वाला पार्ट है यहाँ पर डायरेक्शन मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पर मैथ्स वाला पार्ट है वो डायरेक्शन नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। जब डायरेक्शन सेम नहीं है तो उन वेक्टर्स को इक्वल थोड़ी बोलते, तो वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर नहीं बोल सकते,
क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर्स के लॉस को फॉलो नहीं कर रहा। जो वेक्टर्स के लॉ को नहीं मानेगा, वेक्टर्स उनको बाहर फेंक देगा। तुम मेरे क्राइटेरिया में नहीं आते हो, तुम निकलो यहाँ से। क्लियर? तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन व्हेन आई से लेकिन, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ कंडीशंस है अभी यहाँ पर। मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब बहुत छोटा होता है तब वो वेक्टर्स को मानता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को मानता है। कैसे, उसको भी उसका भी एग्जांपल देखेंगे। देखो क्लास, अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब हमें बहुत छोटे एंगल पे बुक को रोटेट करेंगे, हम बहुत ही छोटे एंगल पे बुक को रोटेट करेंगे। नाउ क्लास सी हियर, सपोज दिस इज अ बुक। ओके, ये एक बुक है। तो यहाँ पर मैथ्स आपको दिख रहा है। इसको सबसे पहले हम z एक्सिस पे रोटेट करेंगे, मतलब ये वाली एक्सिस पे रोटेट करेंगे, z एक्सिस पे। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत छोटा देना है, तो मैंने इतना दे दिया। दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? ओके, अभी आपका z एक्सिस पे रोटेशन खत्म हो गया। अभी आप x एक्सिस पे रोटेट करोगे, मतलब ये वाली लाइन पे रोटेट करोगे। तो ये वाली लाइन पे जब आप रोटेट करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस। एंगल बहुत छोटा देना, याद रखो बच्चों, ये ऐसे हो जाएगा लाइक दिस। मतलब ये जो आईएससी मैथमेटिक्स दिख रहा है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, लाइक दिस। ये कुछ ऐसे पॉइंट कर रहा है, लाइक दिस, करेक्ट है ना? आईएससी मैथमेटिक्स कुछ इस तरीके से पॉइंट कर रहा है। तो ये चीज आप याद रखना, क्योंकि जब सेकंड केस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो आईएससी मैथमेटिक्स कुछ इस तरफ पॉइंट कर रहा है, लाइक दिस। ओके, चलो ये पार्ट समझ में आता है। अभी हम यहाँ पर आते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे रोटेट करेंगे, लेकिन एंगल बहुत छोटा होना चाहिए। एक्स एक्सिस पे मैंने रोटेट कर लिया, लाइक दिस, है ना? सी, दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्स एक्सिस पे मैंने रोटेट किया, लेकिन एंगल बहुत छोटा है। अभी इस बुक को हम क्या करेंगे, z एक्सिस पे रोटेट करेंगे, लेकिन एंगल छोटा देना है बच्चों आपको। एंगल क्या देना है, छोटा देना, लाइक दिस। सी, इसका जो पॉइंट हो गया वो भी वापस से इसी डायरेक्शन में आ गया। सी, इसी डायरेक्शन में वो पॉइंट आ गया। तो इसके लिए बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब बहुत छोटा है तो वो कम्यूटेटिव लॉ को मानता है, तब वो कम्यूटेटिव लॉ को मानता है, और तभी हम उसको बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। आर यू गेटिंग? सो हमें अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी दिखाना है, हमें अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी दिखाना है तो एंगल को छोटा देना पड़ेगा, करेक्ट? फाइन। सो लेट्स सी हियर, यहां पर देखते हैं क्लास। सपोज दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। राइट नाउ पार्टिकल इज एट पोजिशन ए। ओके, और एंगल आपका बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। यहां पर भी मैंने बहुत बड़ा दिखाया है, इतना बड़ा एंगल है ही नहीं, इससे भी छोटा है, बहुत छोटा एंगल है। ओके, सो दिस इज पॉइंट बी। तो यहां पर जब आप देखोगे दैट दिस इज वेरी स्मॉल एंगल, दैट इज डेल्टा थीटा। एंगल छोटा होने की वजह से, नाउ क्लास लिसन केयरफुली, अगर एंगल छोटा होता है तो एस के ऊपर डायरेक्टली असर पड़ता ही पड़ता है। थीटा छोटा होगा, रेडियस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, रेडियस विल रिमेन सेम। अगर आपने एंगल छोटा कर दिया तो लेंथ ऑफ आर्क छोटा हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क इज वेरी स्मॉल, सो दिस लेंथ ऑफ आर्क, लेट्स से डेल्टा एस, ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा है लेंथ ऑफ आर्क कि आपको ए और बी के बीच में एक लाइन दिखाई देगा, कर्व नहीं दिखाई देगा। ओके क्लास, तो ये एंगल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ए और बी के बीच में कर्व अपीयर नहीं हो रहा है, वहां पर क्या अपीयर हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन अपीयर हो रहा है। इफ ए एंड बी के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो कहना इसे दैट डेल्टा एस इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यस, पार्टिकल जब ए से बी जा रहा है तो डेल्टा एस क्या है, उस पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें उस पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा, दैट दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस बार। ए पॉइंट से एक टेंजेंट निकाल दो, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और रेडियस वेक्टर की अगर मैं बात करूं, दैट दिस इज द रेडियस वेक्टर ओ से ए की तरफ, करेक्ट? सो इन दिस केस व्हाट विल बी द रिलेशन, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एस एंड डेल्टा थीटा? कुछ नहीं, ये सेम रिलेशन होगा, बस एस की जगह डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। सो दिस इज द रिलेशन। अभी यहाँ पर इस रिलेशन में टीटा क्योंकि बहुत छोटा है, तो इस टीटा, ये जो टीटा है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। ओके, सो इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन इसको कैसे लिखा जाएगा, इन वेक्टर नोटेशन इसको कैसे लिखा जाएगा बच्चों, दैट डेल्टा एस बार इज इक्वल्स टू डेल्टा टीटा बार क्रॉस आर बार, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, डेल्टा एस बार इज इक्वल्स टू डेल्टा टीटा बार क्रॉस आर बार। लेकिन इस वेक्टर नोटेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले थीटा का एंगल
जो डेल्टा थीटा है उसकी डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। सो डेल्टा थीटा, जैसे कि हम लोगों ने देखा डेल्टा थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अभी हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, वी विल यूज अवर राइट हैंड, अब हम हमारे राइट हैंड की मदद लेंगे। So as we know that this particle is performing a circular motion in anti-clockwise direction, let's say, तो हम क्या करेंगे, हमारे राइट हैंड का, हमारा जो राइट हैंड का जो फिंगर्स है, दैट फिंगर्स, ये जो फिंगर्स है, ये हम जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन बना रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली रख देंगे, लाइक दिस फिंगर्स विल मूव इन दिस वे। तो ये जो थंब है, thumb will give you the direction of angular displacement. So in this case the angular displacement is coming out of the board के बाहर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज करवा दिया, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज करवा दिया, तो इन दैट केस नाउ सी हियर, दिस इज योर पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। तो ये जो थंब होगा, नाउ दिस थंब इज गोइंग इनटू द बोर्ड, ये जो थंब है बोर्ड के अंदर घुस रहा है। सो इन दैट केस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा बोर्ड के अंदर होगा, करेक्ट, फाइन। चलो ये चीज समझ में आती है। अभी हम देखते हैं क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट जो रिलेशन है वो सही भी है या नहीं है, ये चीज हमें समझना है कि क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशन सही है या नहीं है। तो क्लास ध्यान से देखेंगे, इस केस में जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, सो डेल्टा थीटा जो बोर्ड के बाहर आ रहा है, आर बार जो राइट की तरफ है, हमें पता है किसी भी दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो जिसका रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, यूजिंग राइट हैंड ओनली। सी, मैं क्या करूंगा, हमारी फिंगर्स को डेल्टा थीटा की डायरेक्शन में रखूंगा। सी, ऑल द फोर फिंगर्स इज इन पैरेलल विद डेल्टा थीटा लाइक दिस, और उसको हम क्या करेंगे, रेडियस वेक्टर की तरफ लेके आएंगे। इसको हम क्या करेंगे, रेडियस वेक्टर की तरफ लेके आएंगे। डेल्टा थीटा की डायरेक्शन में रखो चारों फिंगर्स को और रेडियस वेक्टर की तरफ लेके आओ। तो जो थंब रहेगा, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड, है ना, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा इस बार जो ऑब्वियसली अपवर्ड है। तो इस तरीके से वेक्टर नोटेशन एकदम सही है इसका, दैट डेल्टा एस बार इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर बार। So this is all about the theory of angular displacement. I want you guys to copy down this, then we'll move to the next part, that is angular velocity. So please copy down this. Class, now it's time to move to the next parameter, that is angular velocity. Okay, so angular velocity represent करेंगे हम ओमेगा से। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर वेलोसिटी की। लीनियर वेलोसिटी की क्लास डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी भी लीनियर वेलोसिटी जैसा ही होता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, जैसे कि हमें पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, we will try to understand from the diagram what is the angular velocity. Okay, so now see here, now let's say the particle right now is at position A, यहाँ पर है particle is at position A at t is equals to 0 second। चलो सही है, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल B पे आ जाएगा like this at time t1 second, करेक्ट, एट टाइम t1 सेकेंड। तो यहाँ पर पार्टिकल ने जो एंगल बनाया, लेट्स से दिस एंगल इज θ1, करेक्ट। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल आप देखोगे तो ये पोजीशन पे आ जाएगा, सी पे आ जाएगा, बिकॉज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, करेक्ट। तो कुछ टाइम के बाद पार्टिकल सी पे आ जाएगा। तो यहाँ पर पार्टिकल ने ए से कितना एंगल बनाया, दिस इज एंगल θ2 एट टाइम t2 सेकेंड, एट टाइम t2 सेकेंड लाइक दिस। So हमें find out करना है what is the angular velocity of the particle in this situation. So angular velocity, I'm talking about the average angular velocity. So average angular velocity is defined as rate of change of angular displacement. जब particle B से C आया, तो उसने अपनी displacement कितना किया, what is the angular displacement of the particle? Can I say the angular displacement of the particle when the particle is moving from B to C, that angular displacement is theta? Yes. And what is the relation between θ1 and θ2? Can I say that θ plus θ1 is equals to θ2? So θ कितना हो गया, θ2 minus θ1 हो गया। So angular displacement कितना हुआ, θ2 minus θ1 का angular displacement हुआ। कितने टाइम में हुआ, ऑब्वियसली जब पार्टिकल A से B जाने में उसको t1 टाइम लग गया और A से C जाने में उसको टाइम t2 लग गया, तो B से C जाने में कितना टाइम लगेगा, t2 minus t1। So I'll write down t2 minus t1. So that is the formula for the average angular velocity. Very simple. Angular velocity is very simple. So that's the formula for the average angular velocity. Now class, we will talk about the instantaneous angular velocity. As we know that
क्या पता है, जस्ट अ मिनट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी जो होता है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई विल राइट डाउन ओमेगा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा टीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी। डी टीटा अपॉन डी टी और दिस वन। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी टीटा अपॉन डी टी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के इस वक्त एंगुलर वेलोसिटी कितनी चल रही है। ओके, सो दिस इज अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा यूनिट चेक करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ थीटा, थीटा की ऐसा यूनिट होती है रेडियंस एंड टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, करेक्ट। तो ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, रेडियंस पर सेकंड। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज, एंगुलर वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ क्लास, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का अगर आपको डायरेक्शन जानना है तो फिर से आपको राइट हैंड थंब रूल की मदद लेनी है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन बना रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका कर्ल्ड फिंगर्स एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो इन दिस केस द एंगुलर वेलोसिटी इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, क्लियर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये बुक है और ये बुक है और इस बुक के ऊपर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन बना रहा है और मैं जब इसको ऊपर से देख रहा हूँ, इसको जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है। मीन्स इन दिस वे, सी when I make our curl fingers, my fingers, when I make my fingers in the direction of a particle performing circular motion, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन बना रहा है उस डायरेक्शन में अगर मैंने अपनी कर्ल फिंगर्स को लेके आ गया तो जो थंब है, थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो थंब हमें क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। सो लाइक दिस, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, so thumb will give me the direction of angular velocity like this, करेक्ट। एंड यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा बहुत छोटा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में हो, जैसे कि हमने पहले देखा, करेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, भूलना नहीं है। ओके, नाउ लिसन क्लास केयरफुली। सो यहाँ पर हमने देखा ऐसा यूनिट क्या है एंगुलर वेलोसिटी का, रेडियंस पर सेकेंड। लेट्स फाइंड आउट द डायमेंशंस, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एज रेडियंस इज अ डायमेंशनलेस, थीटा जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो टाइम का लेकिन डायमेंशन होता है, जैसे कि हमें पता है t⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ सो दिस इज द डायमेंशन फॉर द एंगुलर velocity, correct। So you need to remember this thing, and angular velocity is a vector quantity. So this is entire theory about the angular velocity. Please note down this theory, then we'll move to the next part, that is angular acceleration. So now it's time to see angular acceleration. What is angular acceleration? जैसे कि हमें पता है लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन बना रहा है इनिशियली विद स्पीड ओमेगा 1, ठीक है। लेकिन बाद में, अच्छा यहाँ पर जब पार्टिकल ओमेगा 1 की स्पीड से एंगुलर वेलोसिटी, पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा 1 है एट टाइम t1। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ा रहे हैं, इस पार्टिकल की एंगुलर स्पीड बढ़ा रहे हैं। मतलब कैसे था, पार्टिकल पहले ऐसे मूव कर रहा था विद एंगुलर स्पीड ओमेगा 1, अब पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी स्पीड बढ़ा रहा है और फाइनली इट विल मूव विद द ग्रेटर स्पीड, करेक्ट। और फाइनली पार्टिकल अभी मूव करेगा विद द स्पीड ऑफ ओमेगा 2 एट टाइम t2। पार्टिकल को ओमेगा 1 स्पीड से ओमेगा 2 स्पीड पे आने के लिए कुछ टाइम लगता है, डायरेक्टली पार्टिकल ओमेगा 2 पे जंप नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप अपने घर का फैन ऑन करते हो तो इनिशियली फैन विल मूव स्लोली, फिर बाद में धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता है, बाद में एक हाई स्पीड पकड़ लेता है, करेक्ट। क्या डायरेक्टली बटन चालू करने के वक्त सीधा ही डायरेक्टली क्या फैन अपनी हाई स्पीड पे आता है, नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी पार्टिकल को हाई स्पीड पे आना है तो उसको लो स्पीड से हाई स्पीड पे आने के लिए कुछ टाइम लगता है, ओके।
तो यहाँ पर हम वही चीज कर रहे हैं, t1 टाइम पे पार्टिकल की एंगुलर स्पीड कितनी है ओमेगा 1 और t2 टाइम में पार्टिकल की स्पीड कितनी है ओमेगा 2। तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड में देयर इज अ चेंज इन द एंगुलर स्पीड। ओके, ये जो चेंज नजर आया वो कितने टाइम में नजर आया, t1 टाइम से टाइम कितना हो गया t2 टाइम। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड कितना चेंज हुआ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, कितने टाइम में चेंज हुआ t2 माइनस t1। करेक्ट, कितने टाइम में चेंज हुआ t2 माइनस t1। चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल इनिशियली ये पार्टिकल मूव कर रहा था विद स्पीड ऑफ 10 रेड पर सेकेंड। करेक्ट, टाइम कितना चल रहा था इस वक्त, 2 सेकेंड का टाइम चल रहा था। उसके बाद पार्टिकल सीधा जंप कर गया 40 रेड पर सेकेंड पे। करेक्ट, और टाइम कितना चल रहा है इस वक्त 5 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड थी 10 रेड पर सेकेंड, और जैसे ही टाइम 5 सेकेंड हो गया उस वक्त पार्टिकल की स्पीड कितनी हो गई 40 रेड पर सेकेंड। तो इस केस में जब मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन पता करना हो तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1। So what is the value of omega 2? It is 40 minus omega 1 का वैल्यू 10, t2 माइनस t1 5 माइनस 2। करेक्ट, सो यहाँ पर हो जाएगा 30/3 विच इज 10 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन है। इस तरीके से पार्टिकल के एंगुलर एक्सेलरेशन हम निकालते हैं। करेक्ट, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन is given by अल्फा बार इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप बोल सकते हो लिमिट्स डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा बार अपॉन डेल्टा टी, लाइक दिस। करेक्ट, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे कि हमें पता है इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वैसे ही इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की। SI unit of angular acceleration, SI unit of angular acceleration is rad per second square, है ना। ओमेगा का रेडियंस पर सेकेंड अपॉन टाइम करोगे तो रेडियंस पर सेकेंड अपॉन सेकेंड कम्स आउट टू बी रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशंस क्या हो जाएगा, डायमेंशंस कम्स आउट टू बी t⁻²। correct, and angular acceleration is also a vector quantity। angular acceleration is a vector quantity, ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो इतना चीज समझ में आता है। करेक्ट, ओके, अभी यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो कैसे पता लगाते हैं हम, ध्यान से देखो क्लास। Now see here, if suppose the particle is performing a circular motion on this horizontal plane with a initial speed of ओमेगा 1। बाद में क्या कर रहा हूं मैं, पार्टिकल की स्पीड और बढ़ा रहा हूं, और पार्टिकल की स्पीड अभी हो गई ओमेगा 2। एज वी नो दैट पार्टिकल का फाइनल स्पीड जो होगा वो इनिशियल स्पीड से ज्यादा है। पार्टिकल का फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से ज्यादा है। इफ पार्टिकल का फाइनल स्पीड अगर इनिशियल स्पीड से ज्यादा है, सो क्लास रिमेंबर वन थिंग कि एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल में या रिटार्डेशन होगा, ऑब्वियसली पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा। ओके, नाउ इससे समझ में आता है कि यहाँ पर पार्टिकल में ये जो पार्टिकल है ये एक्सेलरेट हो रहा है। करेक्ट, ओके, नाउ हमें पता है इफ दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा इट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, अगर पार्टिकल में एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, लाइक दिस अल्फा। करेक्ट, चलो अभी इसका ऑपोजिट केस देखते हैं। अगर मतलब मान लो इनिशियल स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू द फाइनल स्पीड, मतलब यहाँ पर पार्टिकल बहुत तेजी से घूम रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है विद स्पीड ऑफ ओमेगा 1। उसके बाद मैंने क्या किया, इसकी स्पीड स्लो कर दी लाइक दिस। ओके, मतलब फाइनल स्पीड कम हो गई एज कंपेयर टू द इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो इससे हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल में एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, ऑब्वियसली पार्टिकल में रिटार्डेशन है। करेक्ट, मतलब पार्टिकल अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमें पता है ये ऊपर होगा, लेकिन अगर पार्टिकल में रिटार्डेशन है, पार्टिकल में अगर रिटार्डेशन है मतलब पार्टिकल अपनी फाइनल स्पीड, जो पार्टिकल की फाइनल स्पीड होगी अगर वो इनिशियल स्पीड से कम है, तो इन दैट सिनारियो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, लाइक दिस।
सो इस तरीके से हम एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालते हैं, रिमेंबर दैट थिंग, ओके। angular acceleration का direction will be in same direction as that of angular velocity if particle is accelerating. If particle is retarding, angular acceleration का जो direction होगा it is in the opposite direction as that of angular velocity. So this is the entire concept of angular acceleration. So with this we have completed the circular motion का parameters. Now we will do some numericals on this and then we will end with this lecture. Okay. Okay class, so let's move to the next topic, that is time period and frequency of a particle performing a circular motion. For example, यहाँ पर एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन अ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड. मतलब अगर पार्टिकल एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, मतलब उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ऐसी टाइप की पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे कि वो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना रहा है. सो हियर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना रहा है, तो उस केस में हम टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हमें ये चीज देखना है. तो टाइम पीरियड का मतलब होता है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कल. एक पार्टिकल है, मतलब मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल O and the particle is performing in anti-clockwise direction and this is the radius r. ठीक है, तो एक पार्टिकल है जो ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना रहा है, कॉन्स्टेंटली इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, ओके. तो यहाँ पर पार्टिकल ने एक सर्कल बनाने के लिए जो टाइम लिया है, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल राइट नाउ इज एट पोजिशन ए. अभी पार्टिकल वापस से ऐसे घूम के फिर से पोजिशन ए पे आ जाएगा, ठीक है, तब पार्टिकल ने कितना टाइम ले लिया, तो उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन फॉर द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिख देते हैं. सो टाइम पीरियड रिप्रेजेंट होता है कैपिटल टी से, ओके. द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं. करेक्ट क्लास? तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? टाइम पीरियड. नाउ क्लास लिसन केयरफुली व्हाट आई वांट टू से. यहाँ पर अभी हमें टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बनाना है. हमें क्या करना है? टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बनाना है. नाउ सी हियर, एज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू derivative of angular displacement with respect to time, so therefore I will write down derivative of angular velocity is equals to dt, omega into dt, correct? dt is equals to omega dt. Now what we will do, integrating both side, दोनों जगह हम इंटीग्रेट कर देंगे. integrating both side we get, okay, जब हमने दोनों जगह इंटीग्रेट कर दिया, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी. यहाँ पर हमें थीटा का इंटीग्रेशन निकालना और यहाँ पर हमें टाइम का इंटीग्रेशन निकालना. थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ पोजीशन ए पे, ओके, तो यहाँ पर इस वक्त एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, इधर टाइम कितना चल रहा है? t इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है. तो पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0 है जब टाइम 0 है. अब जब पार्टिकल वापस से ये पूरा एक सर्कुलर मोशन बना के फिर से पोजीशन ए पे आ गया, फिर से पोजीशन ए पे आ गया, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई, है ना. फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन एंगल मेड बाय द पार्टिकल इज व्हाट? 360 डिग्री. सो एंगल कितना हो गया? 2 पाई. यहाँ पर पार्टिकल को पूरा एक रेवोल्यूशन मारने में जो टाइम लगता है, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. तो मतलब अभी देखो टाइम क्या बन गया आपका? टाइम पीरियड. सो यहाँ पर कैपिटल टी, correct? Okay, so now when we solve this equation omega into t like this, limits will be 0 to t, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? theta limits will be 0 से 2 pi. When you solve this, omega upper limit minus lower limit, यहाँ पर भी upper limit minus lower limit like this, so which is equals to omega into t is equals to 2 pi, or you can write down t is equals to 2 pi upon omega. So this is the formula for the time period of a particle performing a circular motion, uniform circular motion. Okay, so this is all about the time period. Now we will discuss about the frequency. अभी हम frequency को discuss करेंगे, ठीक है. Now let's try to understand what is frequency. Frequency is defined as the number of revolutions performed by particle in 1 second. In 1 second particle ने कितनी बार revolution बना दिया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? The frequency of a particle. करेक्ट? एग्जाम्पल लेते हैं.
फॉर एग्जाम्पल इन 1 सेकेंड ये जो पार्टिकल है इसने 5 रेवोल्यूशन बना दिया इन 1 सेकेंड, मतलब 5 बार इसने सर्कुलर मोशन बना दिया इन 1 सेकेंड। सो इन दैट केस फ्रीक्वेंसी विल बी 5 हर्ट्ज। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो व्हेन यू वांट टू राइट द डेफिनेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी, frequency represented with small f, okay, it is defined as number of revolution performed by particle performing UCM. UCM means uniform circular motion in 1 second. In 1 second. It is defined as the number of revolutions performed by particle performing UCM in 1 second. Okay. So frequency की अगर आप definition देखोगे एक और frequency is also defined as a reciprocal of the time period as you guys have studied in the lower standard. So frequency is equals to 1 upon time period. But we know that time period comes out to be 2 pi by omega. So मैं यहाँ पर time period की जगह लिख दूंगा 2 pi by omega. So therefore frequency is equals to 1 upon 2 pi by omega, which is equals to omega upon 2 pi. So that is the relation between frequency and the angular velocity. Okay, so this is the formula for the time period, this is the formula for the frequency. So please copy down this, then we'll do the numericals on this. So here we are with our first numerical. So the numerical is very interesting one. So let's read the question for the first numerical. Yeah, so an insect moving in a circle travels n1 revolutions anti-clockwise sense for a time t1 and n2 revolution clockwise sense for a time t2. Find the angular speed averaged over the time t1 plus t2. Okay, चलो मतलब पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ इंसेक्ट, राइट नाउ इज एट पोजिशन ए. दिस इंसेक्ट विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड ही दिस इंसेक्ट मेड n1 revolution in anti-clockwise sense. Revolution in anti-clockwise sense. Okay, n1 revolution मारा for a time t1. Okay, next this insect made n2 revolution in clockwise sense. कितने टाइम के लिए मारा, वो भी t2 टाइम के लिए, like this. तो इन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट करो व्हाट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फॉर टाइम बीइंग t1 प्लस t2. इतने टाइम में एंगुलर वेलोसिटी कितनी है पता करो. ठीक है, नाउ क्लास रिमेंबर वन थिंग. चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हियर वी विल टेक नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और यहाँ पर हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है, नाउ एज वी नो दैट इफ इंसेक्ट मेड 1 रेवोल्यूशन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 360 डिग्री का होगा, दैट इज 2 पाई. वी नो दैट. ओके, इफ इंसेक्ट मेड n1 रेवोल्यूशन, तो एंगल कितना होगा नहीं पता, लेट्स से थीटा. ठीक है, so using the unitary method I will write down that theta into 1 will be theta 2 pi into n1. So this is the angular displacement theta 1. Let's say this is theta 1. This is the angular displacement theta 1 in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction means ये positive होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया. इफ द एंगल इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस एंगल को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. सो दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव. ठीक है, अभी बात करेंगे फॉर दिस इंसेक्ट मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर ये इंसेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तब हमें पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन परफॉर्म बाय द इंसेक्ट इज n2. लेट्स से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा 2. सो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया है वैसे ही हम सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे. सो देयरफॉर आई विल गेट थीटा 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई n2. एंड ये जो रहेगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन लेंगे. So when they asked find out the total angular displacement traveled by the insect ने total angular displacement कितना बनाया. So what we will write down, we will write down theta 1 plus theta 2. What is theta 1? Theta 1 is 2 pi n1. And what is theta 2? Minus 2 pi n2. Okay, so minus 2 pi n2. So जहाँ पर 2 pi common है, I will write down n1 minus n2. So if when we talk about average angular velocity, we know that angular displacement upon total time.
What is angular displacement? It is 2 pi n1 minus n2. And what is total time? T1 plus T2. So this is the value of average angular velocity. Clear? It's very simple question. So please copy down this. Then we'll do the next question. So let's move to the next question. Next question है कि आपको angular displacement दिया गया है. The angular displacement of the particle performing circular motion is given as a minus bt plus ct square. You need to find out what is angular velocity, instantaneous angular velocity. ठीक है. So instantaneous angular velocity, as we know that the formula is derivative of angular displacement with respect to time. So derivative with respect to time of a minus bt plus ct square. Okay. So हमें derivative निकालने आता है. Derivative of a, as the a is constant, so derivative of constant is 0. We know that derivative of minus bt will be minus b. Derivative of ct square will be 2ct. So this is the formula for the angular velocity. Okay, ये आपको आ गया angular velocity. So please copy down. Then we'll do the next question. Let's go to the next question. So let me read the question. So question is, a particle moves from point 1 to point 2 during a time of half second. Find the average angular speed of the particle over half second. Sub question 1 in anti-clockwise sense, sub question 2 in clockwise sense. Means what they are asking, if particle is moving from 1 to 2 in two conditions, one is anti-clockwise sense and another is a clockwise sense. मतलब एक बार पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज गया, दूसरी बार पार्टिकल क्लॉकवाइज गया. करेक्ट. तो दोनों केसेस में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज एवरेज एंगुलर स्पीड इन एंड इन बोथ द केसेस. दोनों केसेस में टाइम सेम है. टाइम इज हाफ सेकेंड फॉर अ पार्टिकल टू रीच फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2. ओके, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन. ओके, सॉल्यूशन. सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस. इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, मींस इन दिस डायरेक्शन from 1 to 2, so the angular displacement traveled by the particle is 30 degree plus 60 degree comes out to be 90 degree. So theta is equals to pi by 2, 90 degree. Correct. So यहाँ पर theta हमें पता है. Average angular velocity will be, we know that angular displacement upon time. What is angular displacement? Pi by 2. And what is time? 1 by 2. So 2 get cancelled. तो आपका आंसर हो गया pi rad per second. Correct. So this is the angular velocity for the first case. नेक्स्ट विल मूव टू द एंगुलर वेलोसिटी फॉर द सेकंड केस. सेकंड केस में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम 1 to 2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब पार्टिकल क्लॉकवाइज जा रहा है लाइक दिस. सो दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो हम बोल सकते हैं कि पूरे सर्कल को खत्म करने के लिए 360 डिग्री एंगल लगता है. सो दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो 360 में से अगर हम 90 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें ये वाली एंगल मिल जाएगी. 360 में से 90 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलता है 270 डिग्री. So theta is equals to 270, जो रेडियंस में हम 3 pi by 2 लिखते हैं like this. Correct. So therefore average angular velocity, we know that it is theta upon time. What is theta? It is 3 pi by 2. And what is time? 1 by 2. 2 and 2 get cancelled, तो ये हो गया 3 pi rad per second. ठीक है, क्या हो गया? 3 pi rad per second. So this is your angular velocity for the second case. So please copy down this, then we'll do the next question. So let's move to the next question. So the next question is, a particle start from point 1 and reaches at the same point by revolving once in anti-clockwise sense as shown in the figure 1 and once in anti-clockwise sense like this and again in clockwise sense. Okay, as shown in the figure 2, if the time taken in both the cases is equals to 2 seconds, find the average angular velocity of the particle. You need to find out the angular velocity of the particle in both the cases. If the time taken in both the cases is 2 seconds, यहाँ पर भी 2 सेकंड का टाइम लिया गया है और यहाँ पर भी 2 सेकंड का टाइम लिया गया. So for a particle performing in anti-clockwise direction for the first case, okay, so angle described by the particle, we know that it is 2 pi. Correct. So angle described by the particle, it's 2 pi 360 degree. Time taken by the particle is 2 seconds. Average angular velocity हमें पता है, it is theta upon t. Theta का वैल्यू है 2 pi and time का वैल्यू is 2. 2 get cancel, तो ये हो गया pi rad per second. So this is the average angular velocity. Simple. Okay. So now let's move to the second case. अभी हम second case में बात करेंगे. So in the second case, if the particle is performing the anti-clockwise direction motion, particle is moving in anti-clockwise direction, so angular displacement कितना होगा? 2 pi का होगा. समझ में आता है. Again, if the particle is moving in the clockwise direction, so angular displacement कितना होगा? It is again 2 pi, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन में 1 कंप्लीट सर्कल बनाया और फिर क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन में भी 1 कंप्लीट सर्कल बनाया. ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट सर्कल. भले डायग्राम ऐसे दिया, यू विल अज्यूम दैट दिस इज 1 कंप्लीट सर्कल.
सो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग को पता है हम कौन सी साइन लेते हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज के लिए हम नेगेटिव लेते हैं. सो अगर मैं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलूँ सो 2 पाई माइनस 2 पाई कम्स आउट टू बी 0. सो दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0. सो इन द सेकेंड केस if angular displacement is 0, time taken is 2 seconds, so average angular velocity comes out to be 0 rad per second. Correct? So this is the answer. So please copy down this, then go to the next question. So next we'll move to the kinematical equation. जैसे कि हमने linear motion में we have seen the kinematical equation, वैसे ही kinematical equations circular motion के लिए भी होता है. It is almost similar. Kinematical equations पूरा का पूरा similar है of linear motion and the circular motion. For example, अगर हम लीनियर मोशन की बात करें, लेट्स से अगर हम लीनियर मोशन की बात करें, so suppose if this is a surface and this is the block, this block is moving with initial velocity u with an acceleration a, ये block a acceleration के साथ मूव कर रहा है, and finally at this position इस block के पास एक final velocity आ गई, that is v. The time taken by the block to reach from a to b, the time taken by the block to reach from a to b is t, and the displacement traveled by the block is s. okay, so मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ. u is the initial velocity, v final velocity, a is the acceleration, t is the time and s is the linear displacement taken by the particle. तो यहाँ पर हमें पता है there are the three kinematical equation that v is equals to u plus at, second s is equals to ut plus half at square, and the third v square is equals to u square plus 2as, and the fourth kinematical equation that is Sn, displacement travel in nth second, is equals to u plus a by 2 into 2n minus 1. Correct? So this is the four kinematical equations. Okay, as we have seen in the linear motion, now we will see what is the kinematical equations for the circular motion. Now class, listen carefully. For the circular motion, almost the formula is same but the parameters changes. So circular motion की अगर हम बात करें, for example for a particle performing a circular motion of radius r, correct, this is radius vector r bar, और यहाँ पर particle circular motion बना रहा है initially with angular speed omega naught. Okay, initially particle is moving with an angular speed omega naught. Now particle accelerate with an angular acceleration alpha. Alpha is the angular acceleration, और after time t particle की angular speed कितनी हो गई? Let's say now the particle की angular speed is omega after time t. Initially particle is at position A जब उसकी speed omega थी, और कुछ time के बाद means after time t particle position B पे आ गया जब उसकी angular speed कितनी हो गई? omega. यहाँ पर the angular displacement traveled by the particle is theta. Theta is the angular displacement. Okay, so मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ. ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, टी इज द टाइम एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके फाइन. सो लेट्स मेक द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. यहाँ पर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस लीनियर एक्सेलरेशन इनटू टाइम. तो यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम. See, now this is your first kinematical equation of the circular motion. Next, second kinematical equation की अगर हम बात करें, so displacement is equals to initial velocity into time plus half into linear acceleration into time square. So यहाँ पर displacement कौन है? Angular displacement, initial angular velocity omega naught into time plus half, acceleration is alpha, angular acceleration into time square. So this is your second kinematical equation. Next, the third kinematical equation. यहाँ पर देखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पर भी हम देखेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. एंड द लास्ट वन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड. सो यहाँ पर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू u is the linear velocity, यहाँ पर linear angular velocity is omega naught plus a by 2 means यहाँ पर acceleration is angular acceleration is alpha by 2 into 2n minus 1. So these are the four kinematical equations for the circular motion which you need to remember. Okay, क्योंकि आगे के numericals हम इन्हीं equations पे करेंगे. So please copy down, then we'll do the next part.
So let's move to the next topic. So the next topic is okay class. So let's move to the next numerical. So the next numerical is a fan is rotating with angular velocity of 100 revolution per second. Then it is switched off. It takes 5 minutes to stop. Sub question A, find the total number of revolution made before it stopped. Assume uniform angular retardation. Sub question B, find the value of angular retardation. Sub question C, find the average angular velocity during this interval. Okay, so ये तीन चीजें हमें पता करनी है. Clear? Okay, so let's try to solve this question. सबसे पहले हम क्या find out करेंगे? We will find out the initial angular velocity. Initial angular velocity will be 2 pi of f naught. 2 pi, what is the value of f naught? It is 100. तो ये हो जाएगा 200 pi rps, 200 pi revolution per second. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्योंकि इन्होंने बोला है फैन स्टॉप हो गया. टाइम टेकन इज 5 मिनट, जिसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 300 seconds. करेक्ट? ओके, चलो. So now what we will do, we will use the first kinematical equation, that is omega is equals to omega naught plus alpha t. करेक्ट? क्योंकि आपको अल्फा जरूर चाहिए होगा. So therefore I will write down alpha is equals to omega minus omega naught upon t. Correct? Final angular velocity is 0. Initial angular velocity 200 pi upon time. So it comes out to be minus 200 pi. What is the value of time? The value of time is 300 seconds. So 300 get cancelled out. So it comes out to be minus 2 pi by 3 rad per second square. So that is the value of angular acceleration. चलो अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया. Clear? Now we will try to find out theta. Theta is equals to omega naught t plus half alpha t square. So what is the initial angular speed? Omega naught 200 pi. Time कितना है? It is 300 plus half alpha का value. It is minus 2 pi by 3 and time का value 300 का square. Like this. So we know that 3 2s are 6. So it comes out to be 60,000 pi. 2 and this 2 get cancelled, minus pi by 3. 300 का स्क्वायर करोगे तो it comes out to be 90,000. correct? So ones are 30,000. So 60,000 pi minus 30,000 pi comes out to be 30,000 pi. So theta का जो वैल्यू आ रहा है वो हमें कितना आ रहा है? 30,000 pi. As we know that theta is equals to 2 pi into number of revolution, which is equals to 30,000 pi. So pi and pi get cancel, n का वैल्यू हो जाएगा 15,000. Okay, n का वैल्यू कितना हो गया? 15,000. So 15,000 revolutions made by the fan. Let's move to the next question, which is the last question for the day. And with this, we will complete our today's class. So the question is, a particle is moving with constant speed in circular path. Find the ratio of average velocity to its instantaneous velocity when the particle describes an angle theta is equals to pi by 2. Means particle जब angle theta is equals to pi by 2, angular displacement जब pi by 2 होगा तब हमें find out करना है what is the ratio of linear velocity to the instantaneous velocity. Okay, तो जब यहाँ पर बात करूंगा जब particle when particle moves from position A to position B, तब यहाँ पर एंगल जो डिस्क्राइब हुआ है वो कितना हुआ है? पाई बाई 2 का एंगल डिस्क्राइब हुआ है. करेक्ट? ओके, तो अभी हमें यही चीज फाइंड आउट करना है. जब पार्टिकल ए से बी गया तब उसका एवरेज वेलोसिटी टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रेशियो क्या है. तो अभी यहाँ पर हम बोलेंगे लेट, मतलब मान लो लेट वी बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेट वी बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लेट वी बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट. ठीक है, मतलब ये जो v है इसकी जो मैग्नीट्यूड रहेगी वो तो हमेशा सेम रहेगी क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्पीड कांस्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल. सो टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. वी नो दैट टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. पार्टिकल कितनी स्पीड से जा रहा है? v स्पीड से जा रहा है. सो पार्टिकल अगर v स्पीड से जा रहा है कहाँ से? a से b तक, तो डिस्टेंस कितना कवर किया पार्टिकल ने? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज पाई r by 2. What is r? R is the radius of a circle. Speed is v. Okay, so time taken is pi r upon 2v. चलो क्लियर. एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट गोज फ्रॉम a to b? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो अगर ये आ रहे ये आ रहे, सो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम a b हमें कितना आ जाएगा? इट कम्स आउट टू बी r रूट 2.
तो डिस्प्लेसमेंट हमें आ गया, दैट इज r√2 एंड टाइम टेकन इज पाई r अपॉन 2v, correct? R get cancelled, so it comes out to be 2√2 v upon pi. So this is the average angular velocity. Average angular velocity को अगर linear velocity instantaneous velocity से divide करोगे, so 2√2 v upon pi into v get cancelled, so it comes out to be 2√2 upon pi. So that is your answer. Clear? So I hope class आपको ये class ये lecture समझ में आया होगा. If you like this lecture, then please share with your friend and subscribe our channel. Thank you so much.